शर्मा। यूपी में चौथे दौर की वोटिंग हो रही है। राज्य की राजधानी लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, पीलीभीत और रायबरेली जिले सहित कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 59 सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेताओं की आज साख दांव पर लगी हुई है। एसपी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। बात करें अगर चुनावी मुद्दे की, तो पहले जिन्ना गन्ना के बाद चौथा फेस आते आते हिजाब के बाद अब आतंकवाद पर लड़ाई आकर ठहर सी गई है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और वोटिंग शाम 6 बजे तक लगातार होगी। तो 9 जिलों की 59 सीटें हैं जिन पर लगातार मतदान हो रहा है और 624 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए आज मतदान जारी है। चौथे चरण में हर पार्टी ने अपने खास प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आइए एक हैं वीआईपी सीटों पर। लखनऊ कैंट की अगर बात कर ली जाए तो यहां से बीजेपी के कमल निशान पर ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं लखनऊ पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष टंडन चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तरह सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने सिंबल दिया है। इधर सरोजनी नगर विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी की अगर बात करें तो अभिषेक मिश्र को मैदान में उतारा गया है और इस सीट से उनके सामने मैदान में जोरदार टक्कर देने वालों में बीजेपी के राजेश्वर सिंह और कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह बबलू हैं। लखनऊ मध्य की सीट से चुनाव मैदान में एसपी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा है, तो वहीं एसपी के कद्दावर सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे और एसपी के पूर्व विधायक नितिन अग्रवाल इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इधर अपने सख्त अंदाज के लिए वाली की पूर्व विधायक अदिति सिंह इस बार 2022 के समर में बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं और इस बार हर राजनीतिक समीकरण चरम पर है। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये बोला है कि एसपी को आतंकवाद में वोट और बीजेपी में होठ दिखता है। उनकी बातों को तो लोग हंसी में ही लेते हैं, मजाक में ही लेते हैं, कोई गंभीरता से लेता नहीं। वो दावा तो 400 सीटें भी पाने का, 400 से ज्यादा सीटें पाने का भी करते हैं, तो ये खुद ही मजाक अपने देते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जीतेगी और 300 के ऊपर, 350 के आसपास हम लोगों की सीटें होंगी। सपा बसपा कांग्रेस ये 35A और 370 आर्टिकल की तरह ये इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। अहमदाबाद टेरर अटैक का नाम आ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में कहा कि जो परिवारवादी हैं, जो परिवार की बात करते हैं, उन्होंने संरक्षण दिया। उनके लोगों के साथ में फोटो भी आई जिसको अखिलेश यादव ने नकारा और उन्होंने कहा सबकी जांच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए अब वो तो सामने ही सब दिखाई दे रहा है इसमें, और मुझे लगता है बहुत खुलकर वो बोलने से इस बात पर बच भी रहे हैं। और वैसे भी पहले भी आपने देखा होगा, तो जब यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत उन्होंने की थी, उनकी सरकार ने की थी। तो ये तो सब स्पष्ट है, ये सब बातें, कि हमेशा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों ही रहा है और आतंकवादियों को ही सपा की ही नीतियों में पनाह मिलती हुई नजर आती है। तो इसीलिए ये विपक्ष या सपा इनको आतंकवाद में वोट और भाजपा के राष्ट्रवाद में इनको खोट दिखाई देता है, जिसको कि जनता बिल्कुल नकारने के लिए अब एकदम तैयार खड़ी। आज से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने वोट डाला और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता योगी और मोदी की दीवानी हो गई है, इसलिए इस बार सभी सीटें बीजेपी के खाते में हैं। जिस जगह आप खड़े हैं उन्नाव में कभी भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, पर आज मैं आपको कह रहा हूं कि 6 की 6 सीटें ऐतिहासिक रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के पक्ष में जाने वाली हैं। और जहां तक पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं देख पा रहा हूं, मैंने जितना प्रचार प्रदेश में दौड़ दौड़ के किया है उसके आधार पर कह सकता हूं कि 2017 में योगी जी को जो जनादेश मिला था, 2022 में अपने उस रिकॉर्ड को तोड़कर और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और मुझे लगता है कि हो सकता है 350 तक भी आंकड़ा चला जाए। और यूपी के मंत्री बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से सभी लोग खुश हैं, इसलिए इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी।
वो बढ़कर वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, आज विकास है, आज सुशासन है, आज अपराध मुक्त है, आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है आदरणीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, कानून का राज स्थापित हुआ है। यही चाहती है जनता, भयमुक्त समाज चाहती है, विकास चाहती है, वो आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। उधर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ हनुमान सेतु पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान किया और मतदान से पहले ब्रजेश पाठक ने पूजा पाठ की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज विशेष रूप से भगवान का आशीर्वाद लेकर निकला हूं। सभी लोग जो है अपना दावा करते हैं और ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। मैंने जो अंदर दृश्य देखा है उसमें बटन कह रही है कि कमल आ रहा है। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में बने बूथ पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सुबह ही अपना मतदान का प्रयोग किया। वोट देने के बाद मायावती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित और सर्व समाज का वोट बहुजन समाजवादी को मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। मायावती ने मतदाताओं से अधिक वोट डालने की अपील भी की। तो सुबह ही लखनऊ में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने वोट को कास्ट करते हुए नजर आई हैं और काफी सुबह कह सकते हैं कि वो निकली वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधने के बाद उन्होंने जनता से यह अपील भी की कि अधिक से अधिक वोट डालने की अपील किए, अपने वोट को कास्ट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 5 साल बाद आपको हक मिला है कि आप अपने वोट को कास्ट कीजिए। और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार आने का दावा किया है। उन्होंने एसपी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एसपी में फूट है तो वहीं बीजेपी के काम से प्रदेशवासी नाखुश हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि प्रदेश में सभी वर्ग के लोग बीएसपी के साथ हैं और बीएसपी भारी बहुमत से जीत रही है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हर व्यक्ति आकर के अपना मत डालने का काम करे, वोट डालने का काम करे, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं और उसी का मताधिकार हमारे के अभी यहाँ पर किया है। सर 10 मार्च को देखिए पढ़ चुके हैं, 3 फेज में पढ़ चुके हैं। वहां पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है, जी सर, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे, शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने मतदान से पहले आशियाना स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लखनऊ सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता ने। मंदिर तो मेरा दिन ही शुरू होता है। आप पिछले 18 दिन से देख रहे होंगे कि मैं मंदिर हमेशा आता हूँ। बिना मंदिर दर्शन किए मेरा दिन नहीं शुरू होता है। सर क्या लग रहा है आज के दिन और शाम को 6 बजे तक कैसे क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपार समर्थन है जनता का और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। सर किससे टक्कर ज्यादा मांगने से लग रहा है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। जो अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के बल पे सरकार बनाने का इन्होंने पहले भी प्रयास किया, जनता ने इनको पहले भी ठुकरा दिया। फिर ये अपनी बात उससे नहीं माने, फिर ये वही अपराधी माफिया जो जेल में है उनके परिवारों को चुनाव लड़ा रहे हैं।
जनता इनको फिर से ठुकरा देगी। सर, अभी तक आप ड्यूटी लगाते होंगे और लगती होगी आपके चुनाव में, आज आप खुद इम्तिहान दे रहे हैं, कैसा उसमें देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता का अपार समर्थन मिला है। मैं पिछले 18-19 दिन से जनता के बीच में हूँ। जनता का बहुत स्नेह है, बहुत समर्थन है और जनता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से बहुत खुश है, उनकी नीतियों से बहुत खुश है और वो जानती है कि इतने ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई नहीं है। 10 मार्च को रिजल्ट को कैसे देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। तो देखिए, आज 9 जिलों की 59 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे हैं अपने वोट को कास्ट करने के लिए, तमाम लोगों से रूबरू होते हुए और सभी लोग उनका स्वागत करते हुए हाथ जोड़कर उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है। और ये यूपी का रन है, लेकिन 2022 में आखिर 10 मार्च को क्या होंगे हालात, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सभी दिग्गजों की ओर से अपने वोट को कास्ट किया जा रहा है। उनकी ओर से अपील लगातार की जा रही है कि सबसे पहले अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए, अपने मतों का प्रयोग कीजिए और उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। फिलहाल लखनऊ से सीधा लाइव तस्वीरें राजनाथ सिंह की, जो कि अपने वोट को कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और कुछ ही समय में वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर, इन 9 जिलों की 59 सीटों पर आज 624 ऐसे उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। शाम 6 बजे तक इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने वोट को कास्ट करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। उनके साथ कई लोग मौजूद भी हैं और अपनी बारी का इंतजार आते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं अपने वोट को कास्ट के लिए। और देखिए, सभी दिग्गजों की ओर से लगातार यही अपील हो रही है कि आज जो चौथे चरण का मतदान है उस पर आप वोट कीजिए। और ये देखिए, राजनाथ सिंह पहुंचे अपने वोट को कास्ट करने। अपने मत का प्रयोग वो कर रहे हैं और कर चुके हैं राजनाथ सिंह अपने मत का प्रयोग। वापस आते हुए निश्चित रूप से जनता से रूबरू होते हुए नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, इन सभी दिग्गजों की ओर अपील लगातार की जा रही है कि अगर 9 जिलों में आपके वोटिंग है तो आप प्लीज जाइए और अपने अपने मतों का इस्तेमाल कीजिए। एक खुशी चेहरे पर कह सकते हैं, एक स्माइल राज चेहरे पर है कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और निश्चित रूप से ये खुशी 5 साल बाद यहां पर मिलती है और आपको भी जरूर मत का प्रयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और कई लोग उनके साथ मौजूद हैं जो कि दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। स्केच जो उनकी फिंगर पर है वो दिखा रहे हैं और राजनाथ सिंह से सभी लोग यहां पर मुखातिब होते हुए, क्योंकि देखिए यूपी का ये रण है और इस रण में आखिर कौन विजय होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन चौथे चरण का जो आज ये मतदान है, सभी प्रत्याशी जितना उत्साहित हैं उनके साथ साथ जनता जनार्दन भी बेहद उत्साहित। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें लखनऊ के पोलिंग बूथ से आपको दिखाते हुए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वोट को कास्ट कर लिया है। सभी लोग उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, उन्हें गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया और फिलहाल पोलिंग बूथ से निकलते हुए राजनाथ सिंह और अपने मत का प्रयोग वो कर चुके हैं। तो देखिए, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान सुबह से लगातार हो रहा है। कई खास हैं, इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। सतीश मिश्र से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। से अजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन अग्रवाल जी,
एसपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम 300 के पार लेकर आ रहे हैं। 2017 में जो वोटिंग हमारी हुई थी, जितनी सीट पर हमने विजय हासिल की थी, 2022 में एक बार फिर से हम उस पुराने प्रदर्शन को दोहराएंगे। चुनौती बड़ी है सर आपके सामने। देखिए, हम जो जनता के बीच में हैं, विकास के मुद्दों के साथ हैं, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के विषय को लेकर है, सुशासन और भयमुक्त उत्तर प्रदेश के मुद्दों के साथ हम हैं। विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो हम जो जनता के बीच में हैं, जनता हमारा पूरा समर्थन कर रही है। अपार जन समूह हमारे साथ है, अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है और वो मतदान के रूप में परिवर्तन हो रहा है। पुनः हम 59 सीटों पर विजय श्री प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के पास आते हुए विपिन अग्रवाल जी, आपके पास आते हुए बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंट है कि हम तो 2017 दोहराने वाले हैं। वो मोदी मैजिक, वो योगी मैजिक हम फिर से 2022 में लेकर आएंगे। आपके पास मुद्दे नहीं है। आपने 2022 में कोई तैयारी नहीं की। इस तरह से लगातार जो है प्रहार आरोप बीजेपी की ओर से आते हुए, क्या है आपकी तैयारी? वो तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन आप क्या उत्तर देंगे अभी फिलहाल सतीश मिश्रा जी? हमारी पूरी तैयारी है। 10 तारीख को हम लोग सरकार बना रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ हमारा विकास का मुद्दा है। इन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया। शिक्षा का मुद्दा है हमारा, बेरोजगारी का मुद्दा है, और महंगाई का मुद्दा। महंगाई देखो, डीजल क्या रेट कर दिया, पेट्रोल क्या रेट कर दिया, पहले भी आपके सरसों का तेल क्या रेट कर दिया, आने वाली वस्तुएं क्या रेट कर दी, इतना महंगाई कर दी इन लोगों ने। अब आपने जीना लोगों को गठबंधन कर दिया। इसका जवाब जनता देने को तैयार बैठी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अवध में मन बना रखा है कि सुशासन की सरकार लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान सरकार आई आपका पीछे। महिला सम्मान जब पीछे इलेक्शन में समाजवादी सरकार में जब एक पीड़ित महिला के साथ रेप होता है, महिला और क्या कर रहे हो आपके नेताजी मंच से ये कहते हैं कि बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो ऐसे सरकार को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाया जा रही है और नई सपा नहीं है, सपा नई सपा है। नई समाजवाद की जो आप बात करते हैं, समाजवाद खत्म हो चुका है, परिवारवाद की तरफ है और परिवारवाद से यादववाद पे आ चुके हैं। विपिन जी, आप बोल रहे हैं नई सपा है, मतलब पुरानी सपा में कुछ खामियां थी, ये मान रहे हैं आप? पुरानी सपा में पुराने लोग थे, नई सपा में नए लोग हैं। नई हमारे अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उन्होंने और उत्तर प्रदेश की जनता के मन को समझा होता तो आज ये दिन उन्हें नहीं देखना पड़ता। नहीं देख भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आई थी, तब उनके पास योगी जी का चेहरा था, मुद्दे थे। आज उनका विकास कार्य है, जिस कार्य पे और हम आज चुनाव आप एक बात बताओ, जनता ने मन बना रखा, जनता आपको जवाब दे रही है, मत के रूप में अपने प्रयोग करके। ठीक है, अजय अरोड़ा जी आपके पास आते हुए बीजेपी बोल रही है सुशासन की सरकार आ रही है। इसी नोएडा के आप थानों में देख लीजिए कितने मुकदमे थे। आज क्राइम करना कम हुआ है। बहन बेटी जब मार्केट में आज हमारी बहन बेटी जब मार्केट में भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान का कार्य कराया और जितने अपराधी थे, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या। ठीक है, अजय अरोड़ा जी को भी सुन लेते हैं एक बार जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की शासन में महिला उत्पीड़न का काम हुआ, हमने तो नारा दिया था पूजा, कांग्रेस ने नारी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। इन्होंने उसके विपरीत काम किया। इन्होंने कहा नारी का अपमान, राष्ट्र का अपमान। हम नहीं बोलने देंगे आपको, आप बहुत बोलते हैं बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान का कार्य करा है, नारी का अपमान करते हैं, नारी आपको माफ करने वाले नहीं है। आपको नारी माफ नहीं करेगी। सुनिए मेरी बात, उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं आपने आपके खिलाफ वोट डाल रही हैं। महिलाएं हमारे पक्ष में है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो। महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिला सम्मान का कार्य है। कुलदीप सेंगर की पार्टी से हो, स्वामी चित्तानंद, कुलदीप सेंगर, आप क्या बात कर रहे हो? आप जितना आप कुलदीप सेंगर की पार्टी कभी भी ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं सतीश जी और अजय जी, आपके पास लौटूंगी। धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सर आपसे बदले हुए सियासी माहौल में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने भी है, विपक्ष के लिए बेताब है, लेकिन
जो चुनाव हो रहा है 403 विधानसभा की सीटों पर लगातार 7 चरणों में, क्या लगता है आपको सियासी समीकरण किस तरह से देख पा रहे हैं? बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, विपक्ष की बड़ी चुनौती है। पूजा, इन लोगों की बातों से मुझे 2 लाइन है, तो मैं सोचता पहले वो दूं फिर सवाल का जवाब दूं। जिस तरह से कर तो वहीं से मैं कुछ, क्या यह संघर्ष चुनाव तक ही रहेगा? क्या यह संघर्ष चुनाव तक ही रहेगा? विकास का मुद्दा सिर्फ भाषणों तक ही रहेगा? हर बार सियासत ने जुल्म ही किए हैं, सियासत ने जुल्म ही किए हैं। कब तक जुल्म सहेगा? जनता कब तक जुल्म का दबाव सहेगा? क्या बात? देखिए, मुद्दे होने चाहिए विकास के। मैं एक उदाहरण पेश करता हूं। जी जी। जब मैं वहां गया तो सुझाव दिया, मैं लोगों को बहुत ध्यान से सुना। मैं चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष भी ध्यान से सुने, क्योंकि जिसकी भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश के इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे, इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता। जैसे जो सूती और ऊनी कपड़े के दरिया, जो कि बहुत देश में नहीं विदेश में भी मतलब फेमस है, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि उसको बढ़ावा देने से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जितना रोजगार की बातें, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, ये सब करती तो है बातें कि हम बहुत सारे व्यापार करेंगे, बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जब सरकार में होते हैं, चाहे जो भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा ने भी बहुत सुंदर काम कर दिया, मैं ये नहीं कहता कि बहुत उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दे। हाँ, जरूरत है आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति के साथ साथ जीवन चलनी चाहिए और साथ ही उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए जी। हाँ ठीक है, धनोज जी, जिन्ना गन्ना हिजाब को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, और अब ये आतंकवादियों का जो कनेक्शन यहाँ पर समाजवादियों से बताया जा रहा है। बीते दिन हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से हमदर्दी, अभी हम सुन रहे थे पंकज सिंह को भी, वो भी कह रहे थे कि समाजवादियों को हमेशा से आतंकवादियों से कनेक्ट रहा है। तो इन सब मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है? विकास की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, कैसे विकास किया जाएगा प्रदेश में? इन मुद्दों पर ध्यान न देके आप हिजाब की बातें कर रहे हैं। जो हिजाब किसी दूसरे राज्य में चल रहा था, उसको भी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में लेकर आए। आप गन्ना की बातें, आप जिन्ना की बातें, और अब आतंकवादियों की बातें इस तरह से। देखिए पूजा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, 2017 से पहले किसी को नहीं पता था कि योगी। तो देखिए, सीधा आपको लिए चलते हैं हर घर जल वेबिनार में। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आइए सुनते हैं। प्रॉपर डिमार्केशन बहुत आवश्यक है। स्वामित्व योजना से इसमें बहुत मदद मिल रही है। अभी तक इसके तहत 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल सिस्टम और एक यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन पिन एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। सामान्य ग्रामीण की निर्भरता कम से कम हो, हमें यह सुनिश्चित करना है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटल और डिमार्केशन से जुड़े समाधानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना आज की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभी राज्य सरकारें अगर समय सीमा तय करके काम करेगी तो गांव के विकास को बहुत अधिक गति मिलेगी। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के निर्माण की गति को बढ़ाएंगे और गांवों में बिजनेस एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करेंगे। अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना होगा, ताकि तेजी से प्रोजेक्ट्स भी पूरे हों और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है, उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा।
आप सभी जानते हैं कि आज देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 4 करोड़ कनेक्शन देने का टारगेट हमने रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। मेरा हर राज्य सरकार से ये भी आग्रह है कि जो पाइपलाइन बिछ रही है, जो पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी पर भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। गांव के स्तर पर लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आए, वाटर गवर्नेंस को बल मिले, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। साथियों, गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और उनका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। जिन जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है, वहां क्वालिटी और इनके प्रॉपर यूज के लिए प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संबोधित कर रहे थे। लेकिन चौथे चरण का जो लगातार मतदान हो रहा है 9 जिलों की 59 सीटों पर, उस पर एक बार फिर से चर्चा करते हुए धनोज जी आपके पास थी मैं, और आप बता रहे थे कि आखिर पर आतंकवाद का जिक्र करने की जरूरत पड़ गई है। जुन्ना का जिक्र हो चुका है, गन्ना का जिक्र हो चुका है, दूसरे राज्यों में जो कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा चल रहा था उसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, और अब तो समाजवादियों को जोड़ दिया गया है आतंकवादियों से कि हमदर्दी है उन्हें। देखिए, जिन्ना का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ संग्रहालय में जिनको देश राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी, उनकी तस्वीर लगी हुई और कहीं नहीं लगी हुई है। जब देश का बंटवारा हुआ तो जिन्ना आज भी भारत के बहुत से जगह है। और गन्ना तो उत्तर प्रदेश की बात आती है तो देखिए, मिठास गन्ना जो है, जो पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को चीनी देने का काम करती है। जिस उद्योग में कई बार बोला गया है, मैं वो समय नहीं है, नहीं तो मैं कोट करता, कई ऐसे नेता है जो विदेश से भी बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था, जब मनमोहन सिंह सरकार जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था उनके सामने, एक देश के प्रधानमंत्री, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने इशारा किया था कि जनाब आपके पास एक ऐसा उद्योग है जिस उद्योग को आप पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। कहने का मतलब चीनी, देखिए चाय कॉफी, विदेशी लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, अब बिना चीनी के बिना शक्कर के कॉफी तैयार ही नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी कि मैं जब तक कॉफी ना पीऊं तो मेरा राजनीतिक जीवन भी शुरू नहीं होता है। कहने का मतलब इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और शायद तभी हर राजनीतिक दल की ओर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाती है हर
दूसरे दिन। अगर हम सरोजनी नगर की बात करें, लखनऊ कैंट की बात करें, क्योंकि देखिए प्रदेश की राजधानी में आज सुबह से मतदान हो रहा है और हॉट सीट है राजधानी लखनऊ, और ऐसे में अगर हम सरोजनी नगर सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कयासबाजी अगर किसी सीट पर थी कि कौन सा प्रत्याशी बीजेपी की ओर से उतारा जाएगा, तो वो थी सरोजनी नगर सीट। स्वाति सिंह का टिकट कटा, राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन क्या राजेश्वर सिंह को वो प्यार, वो स्नेह मिल पाएगा? सतीश मिश्रा जी, आपके पास आते हुए। देखिए जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हमने वहां काम किया, वहां प्रत्याशी महत्व नहीं रखता, वहां जो हमने डेवलपमेंट का कार्य किया है, जो हमारे कैडर लोग हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पे हमारा कैडर है, वो हमारे प्रत्याशी पे डिपेंड नहीं करता। हमारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ही मत करते हैं, क्योंकि वहां पे विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य जो हुए उसको मत के रूप में लोग वहां पे डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन चुनाव में प्रत्याशी का मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैनेजमेंट के रूप में जो कंसर्न है ना। सुनिए ना, मैं आज बोलता हूँ, मैं आप ये तो सीधा कह दिए कि वहां टिकट कट गया तो कोई नुकसान नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। जहां जहां टिकट कटा जिस पार्टी का, उस पार्टी के नेता को भी पता है कि यहाँ नुकसान होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपके सीनियर नेता वहां के मैनेजमेंट को संभाल। बिल्कुल, और देखिए धनुज जी, स्थानीय मुद्दों को लेकर ही विधायक के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए भी जनता जनार्दन वोट करती है जी। देखिए, शादी में सब दूल्हा तो खोजता ही है, शादी में दूल्हा खोजता है कि नहीं खोजता, चाहे कितना ही, सुनिए, फूफा अमीर हो या गरीब हो, वो लड़की वाले को ये नहीं पता होता कि फूफा कौन है, फूफी कौन है, उनको ये पता होना होता है कि दूल्हा कहाँ है। और बारात में जो लोग आते वो भी खोजते, इसलिए कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है। आप राजेश्वर सिंह जी अच्छे कैंडिडेट के रूप में वहां पे है, और नहीं, आप ये कैसे तय करेंगे कि स्वाति सिंह से अच्छा राजेश्वर सिंह? ये क्या है, 5 साल उन्होंने आप जनता जाके पूछिए वहां, मैं गया हूं, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं कल शाम की बात बता रहा हूं। मेरा सवाल यही था, नाम के साथ मैं नाम भी बता दूं, गांव का नाम सब। उसने क्या बोला, कॉलोनी में मुझे कहा गया थोड़ा ठहरिए, 5 साल जिस चेहरे को मैंने देखा वो चेहरा नदारत है, एकदम से नया चेहरा आ गया, तो फर्क तो पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि लखनऊ का जो वातावरण है वहां सभी पीसीएस, आईएएस, आईपीएस का परिवार है। मैं ये थोड़ा सा कह दूं, आप पढ़े लिखे लोग, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर, ये सब लोग है, तो वो सोचता है, विचारता, तो उसका आपको असर मिलेगा। लेकिन जब, क्योंकि देखिए, एक स्वाति सिंह को लेकर आपने बसपा तक को लताड़ दिया था, सपा तक को लताड़ दिया था, उसको आपने लेडी सिंघम तक कह दिया था, उनका टिकट आपने काट दिया और उनके पति को टिकट दे दिया, तो कुछ तो असर होगा। बीजेपी के पास में जितने कैंडिडेट आते हैं पैरासूट से ज्यादा आते हैं, कभी भी कहीं किसी को भी उतार सकते हैं इनकी कोई, उसमें तो आपकी सपा भी जो है बीजेपी के लोगों को टिकट तो दे ही दिया है ना। बहुत यहाँ तो आप भी जो है हमाम में नंगे करके टिकट देती है, आपकी पार्टी की तरह नहीं। जेल के अंदर जो अपराधी है उनको भी चुनाव लड़वा देते हैं। हमारे यहाँ तो जो, सुनिए मेरी बात, जिस सीट अपराधी कैसे मानोगे? अपराधी कोर्ट सिद्ध कर रही है। नहीं, कोर्ट सिद्ध, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार तो सारे के सारे अपराधी है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सारे के सारे अपराधी है। सुनिए, आप भी फंस जाएगा बीजेपी की बात है, इस तरह मत बोलिए। साधुओं को नहीं सीट दे दिए सारा। योगी जी जब साधु थे उसके ऊपर भी केस थे, इस तरह की बात, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही ज्यादा है। आज इस देश का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज है और सारे तमाम राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों की टिकट दे रहे हैं। अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, आप उनको टिकट दे रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में आप उनको टिकट दे रहे हैं जो वहां पलायन के मुखिया रहे हैं वहां। ठीक है, तो देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से तो आंधी और सुनामी के साथ वोट देने की लगातार बात कही जा रही है कि वोट आएंगे आंधी और सुनामी की तरह, लेकिन कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि 2017 में 51 सीटों पर बीजेपी ने सेंधमारी की थी। क्या लग रहा है इस बार सर? अरोड़ा जी। पूजा, बिल्कुल 2017 में हमारा प्रदर्शन बिल्कुल बेकार था, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इन 5 वर्षों पे हमने जमीनी स्तर पर काम किया, हमने घर घर जाके बात की, हम कार्यकर्ताओं से मिले, हम उत्तर प्रदेश की आवाम से मिले, वहां की समस्याएं जानी, महिलाओं से बात की, हमने युवाओं से बात की, हमने बेरोजगारों से बात की, और तो और रोजगार तो मिले नहीं, और कोरोना काल में लोगों ने रोजगार खो दिए उत्तर प्रदेश में, और जिनकी आय मान लो 50,000 थी, उनकी 25 रह गई, जिनकी 25 उनकी 10 रह गई। तो जितना डिसीजन जितना प्रदेश में आई है, और जहां तक डीजल पेट्रोल की बात है पूजा, हम उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम महिलाओं की गैस की बात कर रहे हैं, और जो हादसे की घटना घटी, लेकिन आप ही की पार्टी की अदिति सिंह छोड़कर आ जाती है बीजेपी में, महिला है। बिल्कुल पूजा, कोई दिक्कत नहीं उनको पता है कि महिला सम्मान और महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर।
आप लोगों ने सिर्फ नारा देने के अलावा कोई कार्य नहीं करा महिला सुरक्षा पे, महिला सम्मान पे कोई। इसलिए आदित्य सिंह जी हमारे पार्टी में आई, उनका मैं बोलता हूँ, इनका भाषण खत्म हो गया, मैं बोलता हूँ। पूजा जी, आदित्य सिंह हो कोई भी हो, अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है, पार्टी सर्वोप्रिय ना कि व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति, तो हम तो पार्टी को मानते हैं, पार्टी एक विचारधारा है और हम अनुशासन के तहत हमने उम्मीदवार घोषित किए और जो भी उम्मीदवार हमने घोषित किए वो जीतने वाले घोषित किए हमने। लेकिन आपने जिस तरह से उन्नाव पीड़िता की मां को यानी कि आशा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, रेप पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारा है, लड़कियों लड़ सकती हूं को नारा लगातार आपकी ओर से दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लड़कियों के लिए ये लेकर आएंगे, हम फ्री बस की सर्विस देंगे, हम इतने बिजली फ्री देंगे। तो ये बातें लगातार आपकी ओर से सामने आ रही है, लेकिन बीच में कभी कभी लगता है कि प्रियंका गांधी थक जाती हैं। वो एक्टिव होती हैं लेकिन चुनाव से पहले थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हैं, बीच में वो थक जाती हैं, फिर वो दिखती नहीं है कहीं पर। इस तरह की प्लानिंग के साथ चीजें वो बिल्कुल नहीं सकती। वो युवा है, बिल्कुल एक्टिव है, हाँ। उनमें उत्साह भरा हुआ है और 5 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति विपक्ष का चेहरा कोई निकल के आया तो प्रियंका गांधी निकल के आई। कोई भी घटना घटी सबसे पहले प्रियंका गांधी पहुंचती है, तो थकी कहाँ है? कांग्रेस तो चुनाव के इवेंट के रूप में देखिए, चुनाव के टाइम ये लोग दिखाई देते हैं, फिर 4 साल ये लोग दिखाई नहीं देते कहीं, 4 साढ़े 4 साल। पार्टी के व्यक्ति को मैं नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल भी इन्हें बीच में अनुमति नहीं दूंगा। आप 4 साढ़े 4 साल कम से कम उसको बोलने तो दीजिए। आप कहते हैं कि वो चुनाव में नहीं तो कम से कम टीवी पर भी तो बोलने दीजिए। आप लोग कांग्रेस इवेंट के रूप में चुनाव को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से सतीश मिश्रा जी का कहना है। आप जनता के बीच में धरातल में रही हो 4 साढ़े 4 साल, उनके दुख दर्द को देखिए तब पता चलेगा। आप चुनावी सीजन में आप लोग आ जाते हैं पैराशूट से। अब आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता के दर्द के बारे में पता है क्या? आप लोग चुनाव के टाइम क्यों आते हैं? और बोलिए आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे हैं सतीश मिश्रा जी कि आप इवेंट के रूप में देखते हैं, आप लोग इवेंट के रूप में क्यों देखते हैं इसे? उत्तर दीजिएगा। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 साल बाद उनका उत्तर भी सुन लेते हैं। अजय अरोरा जी का उत्तर भी सुन लेते हैं। करते हैं आप। बताइए, मौका दे रहे हैं सर आपको। पूजा जी, जहां तक कांग्रेस की बात की, आपने प्रियंका गांधी पर प्रश्न किया, बीच में इन्हें करंट लगा भारतीय जनता पार्टी को। इनको करंट लगना स्वाभाविक था, क्योंकि करंट इससे लगा कि प्रियंका गांधी हर जगह पहुंची और उन्हें डिटेन किया जाता था, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, सबसे पहले पहुंची और उन्हें डिटेन कर दिया जाता है, क्योंकि घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी घबराती है जब भी डिटेन करती है, जब भी कारावास भेजती है। और हम तो बिल्कुल कानून का पालन करते हैं, न्याय का पालन करते हैं। अगर हमें डिटेन किया गया तो हमने कोई विद्रोह नहीं किया और प्रियंका गांधी बिल्कुल डिटेन हुई और वो अपना जहां भी उनको नजरबंद किया गया तो गई वो। हमें कहाँ दिक्कत है? और उनमें पूरा उत्साह है और वो दिखने वाला है 10 मार्च को। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति बीच में बोलते हैं, लेकिन 10 मार्च को ये नोट कर लें। आप अपने ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी को देख रहे हैं? कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे रही है? देखिए, हमारी टक्कर, देखिए हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं किसान सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का झूठ था साबित हो गया कि जिस प्रकार का 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आए। और कोरोना काल, और जैसे अभी धनोज जी ने बताया कि जमीनी स्तर पर गए हैं और कई मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका असर नहीं पड़ेगा, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे कोरोना हो, इनका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और किसान उत्तर प्रदेश के नाराज हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत के किसान नाराज हैं, तो इसका असर पड़ने वाला है बिल्कुल। अरोरा जी, अरसों से नहीं दिखी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर रहे हैं तो, लेकिन इन अरसों के बाद जो प्रियंका गांधी की तत्परता है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि वो बहुत तत्पर है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो आपका मैनिफेस्टो भी बहुत कुछ कह रहा है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम महिलाओं को फ्री बस देंगे, हम महिलाओं के लिए ये चीजें लेकर आएंगे। क्या महिलाओं को प्रत्याशी बना देना, महिलाओं के लिए फ्री सुविधाएं दे देना, आपको लगता है 2022 में आप चुनाव जीतेंगे, इस रण में आप विजय हो पाएंगे? बिल्कुल। महिलाएं जननी है सृष्टि की, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में अपमान हुआ महिलाओं को, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे आता उत्तर प्रदेश। तो इसलिए जब पता लगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित है, फिर बीच में बोल पड़े ये। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अब दंगाई खत्म हो चुकी है,
पहले इनको भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश बीच में से। क्यों बोले, इनको पता था इनके मन में चोर है, इनके मन में चोर है, जब भी पीछे बोलते हैं हम इनके मन महिला में सुरक्षा चोर महिला है, सम्मान की बात करते आपके हैं मन में और चोर महिला है। सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के महिलाओं की अंदर। बात आती है, आप आपके मन पिछले में चोर है। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में देखिए। अरोड़ा जी, आप भी प्रश्न उठा रहे हैं तो उत्तर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो भी देंगे। सुन लेते हैं उनका भी उत्तर। ठीक है अरोड़ा जी सुन लेते हैं, एक बार सतीश मिश्रा जी को भी सुन लेते हैं। 2017 से पहले आप ये देखिए, अगर हमारी बहन बेटियां मार्केट में निकलती थी तो कोई चैन स्नैचिंग कर लेता था। शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियां घर से निकलने से डरती थी कि कहीं हमारे साथ कोई बदसलूकी ना हो जाए, हमारे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। और आज हमारी बहन बेटी शाम को 6 बजे के बाद भी और रात के 10 बजे भी अगर घर से बाहर निकलती है तो घर वालों को ये विश्वास रहता है कि हमारी बहन बेटी शाम को घर सुरक्षित पहुंचेंगी, जो कि 2017 से पहले विपरीत था स्थिति। ठीक है, तो दे दूं, ठीक है। विपिन अग्रवाल जी आपके पास आते हुए हाथरस की घटना देखो, महिला कहाँ सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। इनका केवल कहना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने महिलाओं के लिए कोई बड़े काम बताओ क्या किया है, और ये आपको जवाब मिल जाएगा 10 तारीख को। जो हमने किया है वो वोट के रूप में हमें मिलने जा रहा है। ठीक है, आज की कुछ सीटों पर अगर हम चर्चा कर लें विपिन अग्रवाल जी, तो लखनऊ पूर्वी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सीट पर आप किस तरह से देख रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी आपकी तरफ से उतरे हैं और बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है लखनऊ पूर्वी। क्या लगता है आपको कि एक बार फिर से जो आशुतोष टंडन को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया था, आप दे पाएंगे टक्कर? अनुराग भदौरिया जी हमारे बहुत सीनियर नेता है, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आशुतोष टंडन भी है सर टक्कर में? हाँ, टक्कर में है। भदौरिया जी हमारे जीत रहे हैं उधर, और भदौरिया जी ने बहुत काम किया है वहां पर, और वो 101% उनकी जीत होगी, निश्चित है उनकी भदौरिया जी के बहुत बड़े अंतर से विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम कराया। आशुतोष टंडन जी ने मंत्री पद पर रह के वहां की जनता का कार्य करा, और उसका जवाब आप देखिए कि बहुत अंतराल से आप दोबारा विजय श्री को प्राप्त कर रहे हैं और आशुतोष टंडन जी जीत रहे हैं। धन्यवाद। सभी सीटों पे बिल्कुल अलग है, इनको फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। इसी मुद्दे पे मेरा कहना बिल्कुल अलग है। सपा वहां से जीतती जरूर अगर वो कैंडिडेट किसी और को घोषित करते, क्योंकि अनुराग भदौरिया को लेकर एक मतलब चल चुका है, उनके कुछ चीजें हैं ना, उनको लेकर वहां की जनता, क्योंकि वहां के लोगों को मैंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ सपा यहां आ सकती थी, डायरेक्ट बोल रहा हो रहा, फिर भी बोल रहा इस बात को। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव जी ने थोड़ा सा, क्योंकि किसी का नाम चल देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता यही, राज्य मंत्री यही, मतलब हर तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सपा के कार्यकर्ता है, कोर कैडर जो इनका कोर कैडर, वो ज्यादा नाराज थे। मैं आपको इशारा कर रहा हूं, बार बार समझ रहे, क्योंकि मैं जात पात करता नहीं हूं, तो कोर कैडर जो है ना बहुत नाराज है। अगर कोर कैडर में से किसी को टिकट देता, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं इनके सपा के, उनमें अगर दांव लहराते तो जरूर था। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ। सालिम लोशन। इसमें जो जिनकी घर की बहू बेटी जिनके इज्जत लूटे गए, उनके लिए न्याय का सिंबल बना था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस उनको टिकट दे दिया। अरे टिकट देने से उनको न्याय थोड़े मिलेगा। उनका देश में विदेश में भी ये हो रहा था आशा सिंह का कि चलो भाई ये न्याय के लिए बहुत सारे से देश में, आज भी अगर आप थाने का विजिट करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत के थाने की बात कर रहा हूं, विजिट करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको 354, 354A, 354B, आपको बलात्कार 376, आप समझ नहीं सकते हैं। लड़कियों को जला देना, बहुत सारे दहेज की प्रथा, क्या है 498A, पता नहीं कितने दफा हैं जो वहां के SHO भी जवाब नहीं दे पाते, सीधे PRO के पास भेज देते हैं। हम लोग तो जूझते रहते हैं, देखते रहते। आशा सिंह उभरी थी यह कह के, क्योंकि देखिए जो एडवोकेट सीमा थी, उनका जो ट्यूनिंग था, वो आशा जी इस बात के लिए उभर कर आई थी कि अपने बेटी के न्याय के लिए लड़ती रही, क्योंकि उस टाइम भी उसको आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आया था, उनको भाजपा ने भी ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस भी प्रयास किया, लेकिन लास्ट में कांग्रेस ने क्या किया?
एक न्यायकर्ता जो होता है ना, एक जुझारू, उनको उन्होंने राजनीति में सम्मिलित कर दिया। क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए था, उनको उपयोग में लाना ही था, तो कम से कम उसको स्टार प्रचारक बनाते, वहां किसी और को टिकट दे देते। तो यहां थोड़ा सा कांग्रेस के जो मैनेजमेंट है उन चीजों को समझ नहीं पाए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और ये बात आशा सिंह भी जानती है। ठीक है अरोरा जी, इसका उत्तर आपसे लेना चाहेंगे कि क्या उनके लिए न्याय करना, उन्हें प्रत्याशी उतारना, ये ही एक सॉल्यूशन है उनके लिए न्याय करना कि उनकी बेटी को अब न्याय मिल जाएगा अगर आपने उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है? और जीत हार तो आगे की बात है सर। अरोरा जी अपनी बात कहने का, और जहां तक डॉक्टर धनोज जी ने बात की कि उनको ऐसा करते वैसा करते, हम आपसे सलाह ले लेते तो शायद हम आपकी बात मान लेते, क्योंकि हमने आपकी सलाह नहीं ली। और जो हमारी पार्टी ने ठीक समझा, और हमने नारियों की बात की थी, हमने सीटों की बात की थी, हमें लगा कि आशा सिंह जी को टिकट देना चाहिए तो हमने दिया। और जहां तक इन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक हो सकती थी, क्या न्याय ऐसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? ये जो प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें महिलाओं को न्याय लेना पड़ता है, देते नहीं है ये, इनसे छीनना पड़ता है न्याय भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है महिलाओं के प्रति, मैंने पहले भी बोला है पूजा जी, कुलदीप सेंगर ने जो हरकत की, ये भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। ये नेताओं का चरित्र है। किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देती। मैं नहीं बोलूंगा, मैं पूजा जी नहीं बोलूंगा, इन्हें बोलेंगे। आपने जो कहा कुशासन में, अगर सुशासन में भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है, अगर कोई भी हमारे यहाँ अगर अपराध करता है तो उसका संरक्षण नहीं दिया जाता। चिपानंद को देखो ना, स्वामी चिपानंद जी को देखो, संरक्षण नहीं देते अपराधियों को। क्यों नहीं अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सजा दी जाएगी उसे। आप अपराध करते क्यों? आपराधिक बैकग्राउंड से तो आप लोग अपराधी को टिकट देते हैं। अगर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो उस पर कानूनी प्रक्रिया उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे जेल भेजने का कार्य किया जाता है। हम संरक्षण नहीं देते अपराधियों को। अपराध क्यों किया? आपकी पार्टी ने अपराध क्यों किया? मेरा पार्टी ने अपराध नहीं किया। आप व्यक्ति विशेष इन तीनों को देखे, तीनों पार्टी अपराध पे बात कर रही है, लेकिन वहाँ के जो लोकल मुद्दे उस पर बात नहीं कर रही। जो क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित हैं, जैसे अभी बाढ़ आने वाला है, चुनाव खत्म होते ही जो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद बारिश का समय शुरू होगा, और के बाद दौर चल रहा है, गोमती नदी का कहर है, उस कहर से उत्तर प्रदेश के बचाने के लिए पार्टी के लोग सोचते ही नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो। इनको बस अपराध क्या, अपराध तो सबको पता है। रात को जब निकलते हैं तो रात में तो सबको डर लगता है, लेकिन उस डर के परे भी एक चीज होता, साहस, कि आज आप लोकल मुद्दे पे बात करिए ना, लोकल मुद्दे पर बात करिए। जैसे फतेहाबाद में आज भी जो जंगल से लोग निकलते हैं, वहाँ रोशनी नहीं है, वहाँ बिजली की लाइट आपसे मांग रहा भाजपा वालों से, मुद्दाविहीन है। आप देखिए ना, वहाँ कम से कम 28 किलोमीटर बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में सफर कर रहे हैं वहाँ रात को। ये बताइए ना योगी जी, वहाँ एलईडी कब लगाएंगे? आप बोलिए उनको। फतेहाबाद से लेके देखिए, आप देखिए कुछ चीजों को, देखिए बांदा में भी आज चुनाव, बांदा एक ऐसा शहर है, उत्तर प्रदेश में बहुत कमी है, कहीं सड़क नहीं है, यातायात की दिक्कत है, जो उद्योग। आपको मैं एक ऐसा बता रहा हूं, आपको देखिए लखीमपुर खीरी को तो यह जानते हैं लोग कि वहां कांड हुआ, लेकिन आपको पता है कि वहां एक हवाई अड्डा भी है। आपको ये सोचना चाहिए, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, तो शायद ये बात पता ना हो, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और वहां का आप देखिए कि वहां का अगर टूरिस्ट प्लेस को बनाया जाए तो मैं कहता हूं कि भारत के बाहर रहने वाले तमाम लोग उसको देखने आएगा। ठीक है सतीश जी, उससे उद्योग धंधा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, तो वहां के लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा। वहाँ जो उगने वाले तरह तरह के दाल सब्जी वगैरह है, मतलब विकास के बात नहीं करेंगे ये लोग। हमें अपराध पर बात करेंगे, नहीं दिखाना है, हमें देखना है कि किसकी पार्टी अपराध का ड्रा के लोग वोट लेने की बात करेंगे। बांदा में भी, धनु जी शांत हो जाइए, बांदा में भी क्योंकि आज देख रहे हैं हम कि आज चुनाव है और बांदा की जनता किन स्थानीय मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट देगी। पानी की किल्लत आज भी वहां पर देखी जा रही है, बुंदेलखंड में आज भी पानी की इतनी ज्यादा दिक्कत है, इतनी परेशानी है। मोदी जी, योगी जी और तमाम दिग्गज जो हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी की ओर से, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो एक किल्लत हुआ करती थी पहले बांदा में, बुंदेलखंड, वो हमने खत्म कर दी है। क्या वो किल्लत आज भी नहीं ये गलत है, खत्म नहीं, आज भी पानी की किल्लत खत्म नहीं हुआ है। हमने काम किया है, नदी के किनारे है जरूर, लेकिन पानी
महिलाएं आज भी जैसे राजस्थान में सर पर वो घड़ा लेकर चलती है ना, मेरे पास एक नहीं कम से कम हजारों महिलाओं की तस्वीर है, वीडियो अभी आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। मुझे उन्होंने कहा कि पत्रकार महोदय दिल्ली से आप आए हो तो हमारी बात को जरूर आप जाके बताना। मैं आज सहारा के चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो भी सरकार बने 10 तारीख को जो भी शपथ ले वो जरूर वहां के लोगों को पानी दे, जो पानी हम लोग पीते हैं। कोशिश कीजिए वहां, देखिए मैं कहता हूं वहां सपा भाजपा और कांग्रेस तीनों एक ही जैसा, बसपा भी, चारों पार्टी बांदा में एक ही तरह जनता उनसे बोलता है कि स्वच्छ पानी कब मिलेगा, यही सवाल पूछ रही है वहां पर। ठीक है सतीश जी, बीते दिनों हमने देखा था कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे थे जब चुनावी दौरे पर बांदा में, तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया था, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि पहले में यानी बीएसपी के जमाने में कोई भी लड़का वहां पर शादी नहीं कर पाता था क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी उसके घर देने को राजी नहीं होता था। रीजन होता था कि पानी नहीं है घर में, मटकों में पानी हुआ करता था, वो पानी बहुत दिनों तक चलाना पड़ता था। किल्लत नहीं है, मैंने खुद बुंदेलखंड में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है सर, अभी भी वहां पर किल्लत है पानी की। मैं झांसी गई, मैंने देखा वहां पर कि कितनी ज्यादा आज भी वहां पे परेशानी है, वहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ ऐसा जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था। मैनपुरी में मैंने देखा सर कि मैनपुरी की जनता ये आरोप लगा रही है क्योंकि ये समाजवादी का गढ़ है इसीलिए यहाँ पर योगी सरकार ने डेवलपमेंट नहीं किया है। तो ये तस्वीरें क्यों सर? पूजा जी, हमें ये पार्शियलिटी क्यों? हमने 2 साल काम करा, हमने वहां पे जल पे भी काम करा है और प्रयास जारी है। 3 साल तो हमारे कोरोना काल में चले गए, इतनी बड़ी महामारी जिससे सबसे बड़ी व्यवस्था हमने उसमें बनाने में लग गए। 3 साल हमारे 2 साल हमने जो काम करा वहां पानी की व्यवस्था हुई है। और जो किल्लत है कोरोना काल में, सबसे बड़ी आप उठा के देखिए रिपोर्ट, सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही वैक्सीनेशन से कोई काम नहीं हुआ, पूरी मैनेजमेंट जो उत्तर प्रदेश के अंदर मॉडल बेड नहीं मिला, आदमी मरने के लिए छोड़ दिया आपने, ऊपर वाले के भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैं भगवान के भरोसे नहीं, हमने हर आदमी को भगवान के भरोसे किया। वैक्सीनेशन भी आज हो चुके हैं, जो कि 3rd फेज आप जो कह रहे 3rd फेज, उसी बेस से वैक्सीनेशन के बेस से आज फ्लू बन के रह गया। नहीं तो अगर पहले आप देखेंगे जो 2 फेज थे उसमें हमने बहुत कंट्रोल करा और वैक्सीन आप क्यों नहीं चेते? दूसरी लहर में क्यों नहीं चेते? जब विदेशों में दिक्कत आ गई थी तो आप प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सबने इस पे कार्य करा और कहीं भी ग्राउंड पे समाजवादी के कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए। जब लोग भूखे मर रहे थे, अनाज देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने राशन से लेके और पके हुए भोजन तक इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह किया, इन्होंने हमारे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। भाई साहब, सरकारें इन पे स्लोगनों पे नहीं चलती, सरकारें चलती जमीनी स्तर पे कार्य करने से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विपिन जी, आप बोल रहे हैं कि हमने भी काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। देखिए, इस चीज को आप भी नहीं नकार सकते हैं कि बहुत बड़ी सुनामी, बहुत बड़ी महामारी थी और अगर हम उससे बच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की ओर से काम किया गया है। लेकिन आपने क्या काम किया है? आप बोल रहे हैं हमने काम किया है, समाजवादी पार्टी ने उपलब्धियां, बहुत काम करना चाहिए था, हमने सुविधाएं पहुंचाई है जनता तक, आपने क्या काम किया था? पहली लहर में, दूसरी लहर में उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, कोई तैयारी नहीं की। आपने क्या किया था? मरने के लिए छोड़ दिया। आपने क्या किया था? हमारी तो सरकार ही नहीं थी। बात सरकार की नहीं है सर, सरकार तो भी जो इंसानियत संसाधन होते हैं। आप भी किसी की हेल्प कर सकते थे, आप भी किसी की मदद कर सकते थे। आपने कहा कि मैंने काम किया, आपने क्या काम किया था? समाजवादी सरकार ने कितने हॉस्पिटल बना दिए थे, मुझे आप बताइए। नहीं, उसके बाद भी कहा हॉस्पिटल, उसके बाद कार्य हुआ है। और नहीं, नोएडा की बात है, नोएडा में कितना हॉस्पिटल है? नोएडा के अंदर एक हमारी सरकार में हॉस्पिटल बना था सेक्टर 33 में, वही और कितना हॉस्पिटल बन गया नोएडा में? उसके बाद भी तो डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके बाद अब तो डेवलपमेंट करना चाहिए। कितना सतीश जी, समाजवादी पार्टी की ओर से एक और ये भी आरोप आप पर हमेशा से लगता आया है कि नींव हम रखते हैं। हमारे समय में यानी कि 2017 में नींव रखी जाती थी कई पुलों की, कई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नींव हमने रखी थी, लेकिन लोकार्पण कर देती है बीजेपी, सारा क्रेडिट बीजेपी ले जाती है।
क्रेडिट जब हम काम करेंगे तो क्रेडिट हमें मिलेगा। कैंची और फीता का काम करते हैं। कैंची फीता का काम आप करते हैं, पहले आप कर देते और वो 10-10 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे सरकार में जो भी काम आप लोगों ने छोड़े थे, अधूरे छोड़ दिए थे, जिसमें आपकी मनसा साफ नहीं थी काम करने में, आप लोग टेंडरों में इतनी घपलेबाजी हुआ करती थी। हमारी मनसा साफ है, हम आज एक सीमित समय तक हम उसको पूरा ठीक है। तो देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से चलता रहा है और चुनाव चल रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान आज सुबह से लगातार हो रहा है। 624 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर, ये 9 जिले ऐसे हैं जिनकी 59 सीटों पर सुबह से मतदान हो रहा है। सारा समय की पूरी टीम आपसे भी ये दरख्वास्त कर रही है कि अपने अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले अपने वोट को कास्ट कीजिए, अपना मतों का प्रयोग कीजिए और उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। सभी दिग्गजों की ओर से भी लगातार यही अपील हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका करना चाहूंगी, अजय अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विपिन अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगी। फिलहाल ये जो अपडेट है दिन भर का हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर किस जिले में कितना परसेंटेज वोटिंग हुई है, कहां कहां क्या क्या स्थानीय मुद्दे हुए। फिलहाल मुझे